नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन पे। ये सेशन बेसिकली आरआरबी ग्रुप डी जो कि 23 जनवरी से फॉर्म आपका फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग में जो आपका 2024 में जो 25/11 और 25/11/2024 में जो एग्ज़ाम हुआ आरआरबी एएलपी का साइंस और टेक्नीशियन का साइंस। तो इससे पहले सबसे पहले एलपी का साइंस देख लेते हैं, उसके बाद टेक्नीशियन का साइंस देखेंगे। बेसिकली क्योंकि ग्रुप डी में एग्ज़ाम में आपका साइंस का वेटेज ही ज़्यादा रहता है, ठीक। उसी के हिसाब से पीआईक्यू कर लेना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। मतलब तारों की जो टिमटिमाना होता है वो कौन सी घटना के कारण होती है? तो बेसिकली वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि ये बेसिकली आपका वायुमंडल का कभी ज़्यादा कभी कम, और वो वहाँ से प्रकाश जब आता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति एवं विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है ना, उसे फ्रेंड वो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उपयोग नहीं करता। तो ऑप्शन ए मैग्नेटिक कंपास, जो कि आपका एक ऑप्शन है। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर, माइक्रोफोन और विद्युत मोटर। तो देखिए इसमें से आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर तो होता ही है इसका, ठीक है। माइक्रोफोन ये भी होगा और इलेक्ट्रिक मोटर ये भी होगा। देखिए मैग्नेटिक कंपास होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है, उस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उस आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में ये सब में यूज़ होता है, बट ऑप्शन ए में जो मैग्नेटिक कंपास उसमें कहीं यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। क्वेश्चन लॉन्ड्री आयरन, मतलब इस्त्री जो आयरन किया जाता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली और इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा को किस प्रभाव को पर आधारित होते हैं? रासायनिक प्रभाव जी बिल्कुल नहीं, चुंबकीय प्रभाव नहीं, ये ऊष्मीय प्रभाव, जूल का ऊष्मीय प्रभाव आप पढ़ने पड़े होगा। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ही बेसिकली होता है, और ऊष्मा का प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। उत्तल दर्पण जैसे ही बोला तो आप एक उत्तल दर्पण ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रकाश जो आएगा ना, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो प्रकाश इधर से आएगा, इधर चला जाएगा, इधर से आएगा, इधर चला जाएगा। वो फोकस उसका इस साइड पे रहता है, ठीक है। तो फोकस में क्या होगा, वो मिलते हुए प्रतीत होगा। इसको जो पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होगा। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस पर अभिसरित होती हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस पर अभिसरित होती प्रतीत होती है, एक्चुअल होती नहीं है बट होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। चलिए ये 25 तारीख का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ठीक है। आपका 2.5 मीटर पर सेकंड आपका त्वरण और 10 kg द्रव्यमान की त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा। तो आपने पढ़ा होगा इक्वेशन कि F जो होता है ना, F इक्वल टू ma होता है। तो फोर्स आपसे पूछा है, मास दिया हुआ आपका 10 kg और एक्सेलेरेशन 2.5, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपस में ये 20 न्यूटन हो जाएगा, 25 न्यूटन हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 25 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका 6 क्वेश्चन फिजिक्स का आया था, तो 6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट का आइए देखते हैं कि उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट जो है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं होता? विद्युत धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए इसका ये जो ना आपका विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर, चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत धारावाही चालक यूज़ होता है। विद्युत मोटर इसमें भी होता है।
इलेक्ट्रिक फैन में बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, बट विद्युत इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना, ये बेसिकली विद्युत धारा का उसमें प्रभाव जो कि जूल का नियम उस पर यूज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, मोटर द्वारा प्रति एकांक मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। तो P इक्वल टू क्या होगा? W/T। तो एकांक समय में कार्य किया गया वो क्या होगा? शक्ति हो जाएगा। चाहे मोटर हो, कुछ भी हो, वो शक्ति हो जाता है आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर, ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये बनाना पड़ेगा, थोड़ा भावना को समझिए, तो फिर भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, कि एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया जाता है। तो यू आपका कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। और रुकी दर्पण की वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण का उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? इसका आवर्धन देखिए फ्रेंड, बहुत इजी है। ये जो है ना, देखिए 20 सेंटीमीटर रखा गया, और जो दर्पण का वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वक्रता केंद्र में प्रतिबिंब कब बनता है? जब वक्रता केंद्र पे ही होता है। जब आपका वक्रता केंद्र पे ही होता है तभी जाके ये बनता है। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। C को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये वक्रता केंद्र तभी बनता है जब यहाँ पे हम रखें। ठीक है, जब यहाँ पे हम रखें तो U का वैल्यू भी सेम हो गया, V का वैल्यू भी सेम हो गया। ठीक है, उस केस में आपका जो आवर्धन होगा ना, M जो होता है वो आपका -V/U होता है। ठीक है, तो दोनों का 20-20 हो जाएगा, -20 कट जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला का, उस हिसाब से या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु की मुक्त पतन पर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है कि इसका क्वेश्चन है कि ये देख लेते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। जैसे आप कोई भारी वस्तु को अगर गुरुत्वाकर्षण बल के दौरान छोड़ देंगे आप, तो वो जो होता है ना, वो विशाल वस्तु का वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, जब हम बस से सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किस कारण होता है? ये बेसिकली किस कारण होता है? ये इनर्शिया के कारण होता है। ठीक है, ये इनर्शिया कारण होता है। तो हमारे शरीर का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व। ये हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। इनर्शिया क्या करता है? रेजिस्ट करता है हमें। ये कहता है कि अगर आप मोशन पे हो, मतलब गति पे हो, तो गति पे रहोगे, और अगर आप स्थिर हो तो स्थिर रहोगे। मतलब जो भी मोशन हो, उस मोशन को ये रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, यही इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। तो ऐसा प्रकाश एक सीधी रेखा यात्रा करने के कारण होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश की एक सीधी रेखा के यात्रा करने के कारण होता है ऐसा। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन का आंसर भी और क्वेश्चन को भी समझा होगा। ठीक है, और ठीक लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। धन्यवाद।